नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी टॉक्स पे। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कुछ बैंकिंग के बारे में, कुछ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कुछ फंडे हैं उसके बारे में जो है अपन बात करेंगे। दोस्तों आज का जो मुद्दा है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनती है या डिफ्लेशन की सिचुएशन बनती है, या सिंपल भाषा में अपन बात करें कि अगर महंगाई की सिचुएशन बनती है या मार्केट में मंदी की सिचुएशन बनती है तो आरबीआई का इसमें क्या रोल रहता है और आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, मार्केट को कैसे स्टेबल करता है, किन टूल्स की सहायता जो है वो मार्केट को स्टेबल करता है, वो चीज़ जो है अपन जो है इस वीडियो में अपन देखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों थोड़ा सा जो है बैंक के बारे में अपन जो है देखते हैं, बैंक की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा जो है अपन बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीटीएल। बैंक का जो एनडीटीएल, इसका मतलब क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, बैंक में जो पैसा होता है वो दो पार्ट में होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है डिमांड लायबिलिटीज और सेकेंड जो होता है वो टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, डिमांड लायबिलिटीज का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो आपके पैसा, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग पैसा जो आप निकाल सको बैंक में जाकर या एटीएम के थ्रू। ठीक है, जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पड़ा हुआ पैसा है वो आपका डिमांड लायबिलिटीज हो गया। और टाइम लायबिलिटीज जो होता है दोस्तों वो होता है एक फिक्स्ड टाइम के लिए जो है आपका पैसा बैंक में लॉक हो जाता है, जैसे कि एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड 5 साल 10 साल के लिए आपका पैसा जो है बैंक में लॉक हो गया। ये आपको याद रखना है एनडीटीएल का बेसिक मीन क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन्फ्लेशन कैसे मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन जो है कैसे आता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कैसे बनती है। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लेशन को समझने के लिए। मैं एक गांव का एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक गांव है, एक स्टोरी है दोस्तों, इस स्टोरी के थ्रू आपको समझना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, एक गाँव है, उस गाँव में जो है एक ही अमीर आदमी है। ठीक है, और एक जो है एक दुकान है जहाँ पर प्याज मिलते हैं और 100 रुपये पर किलो जो है उस प्याज की कीमत है। और एक ही आदमी जो है वो अफोर्ड कर सकता है कि वो 100 रुपये किलो प्याज वो ले सकता है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, कुछ दिनों में वहाँ के जो लोग हैं उनके पास में एक्स्ट्रा पैसा आ गया, मार्केट में उनकी जेबों में एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तो वो क्या करेंगे, वो दुकान वाला तो 1 किलो प्याज ही रखता है उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से। ठीक है, तो अब दूसरे लोग आ गए कि वो प्याज तो हमें भी चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि उस 1 किलो प्याज के लिए बोलियां लगाएंगे। कोई कहता है मैं 150 रुपये दूंगा, कोई कहता है मैं 200 रुपये दूंगा, कोई कहता है मैं 300 रुपये पर केजी के हिसाब से दूंगा, कोई कहता है 500 रुपये केजी के हिसाब से दूंगा। तो एटलीस्ट होता क्या दोस्तों कि वो प्याज जो 100 रुपये किलो प्याज मिलता है, आज वही प्याज जो है 500 रुपये किलो बढ़ेगा। होता क्या है, मार्केट में डिमांड बढ़ गई। ठीक है, मार्केट में डिमांड बढ़ गई। और डिमांड कब बढ़ी? जब मार्केट में मनी सप्लाई एक्स्ट्रा हुआ, लोगों के पास में पैसा एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो डिमांड और सप्लाई, ये इन दो फैक्टर्स के आधार पर जो है इन्फ्लेशन चलती है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या सप्लाई कम हो जाएगी तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो है डिफ्लेशन की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो है आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास में या फिर तो आप सप्लाई एक्स्ट्रा कर दो, प्याज की सप्लाई जो उस गांव में जो इतनी एक्स्ट्रा कर दो कि प्याज के भाव बढ़े ही नहीं। ठीक है, या फिर ऐसा करो कि जो लोगों के पास में जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप वापस खींच लो और पहले की सिचुएशन बना दो। तो पहले जो 100 रुपये किलो प्याज थे, वापस जो है 500 से 100 रुपये किलो प्याज पे वो रेट्स आ जाएंगे। ये होगी दोस्तों एक बेसिक डेफिनेशन जो इन्फ्लेशन की क्या होती है। अब बात करते हैं बैंक के बारे में। दोस्तों बैंक क्या करता है, बैंक जो है एक यहाँ से पैसा लेता है और इस साइड जो है वो पैसा लोन में प्रोवाइड करता है। अगर मान ले कि एग्जाम्पल के तौर में एक पर्सन है ए, तो ए ने आज की तारीख में अगर 100 करोड़ बैंक में अगर जमा करवाया है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उसको 5% इंटरेस्ट रेट देगा उस पर्सन ए को। ठीक है, अब बैंक ने कोई धर्मशाला तो खोल नहीं रखी है, तो बैंक क्या करेगा कि अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर वही पैसा जो आगे लोन में घुमाएगा। ठीक है, तो मान लो उसके द्वारा दिए गए 100 करोड़, उसमें 7% अपना प्रॉफिट जोड़कर और 5% जो उसको दिए हैं, तो 7 + 5 12% जो है लेंडिंग रेट पर जो है वो लोन पर्सन बी को दे देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जितने पैसे जो 100 करोड़ ए ने दिए थे, वही पैसे जो 100 के 100 करोड़ जो है उसने पर्सन बी को दे दिए। ठीक है, अब कल को जो है वो पर्सन ए आ जाता है कि नहीं, मुझे तो पूरे के पूरे 100 करोड़ आज वापस चाहिए। तब बैंक क्या करेगा,
वो बैंक वापस पैसे वो कहाँ से लाएगा, उसने तो लोन में पैसे बांट दिए, ठीक है। तो दोस्तों इस सिचुएशन को कहते हैं बैंक रन, यानी बैंक का दिवालियापन। तो बैंक रन से बचाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को ये डायरेक्शन दी है कि आप जो है कुछ पैसा, जो आपका जो एनडीटीएल है, आपका जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, उसका जो एक फिक्स रिजर्व पैसा आप रखो, ठीक है। तो इसके लिए आरबीआई ने कुछ टूल्स लिए हैं, जैसे कि उस टूल्स का नाम है सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आज की टाइम में जो कैश रिजर्व रेशियो की जो रेट चल रही है वो 4% चल रही है। तो बैंक क्या करेगा, जो अपना जो एनडीटीएल है 100 करोड़, तो उसका 4% जो है कैश के फॉर्म में वो आरबीआई के पास में जमा करवाएगा, ठीक है। और इसके बदले में आरबीआई जो है कोई भी किसी भी तरह की इंटरेस्ट रेट जो है वो पर्टिकुलर उस बैंक को नहीं देगी, ठीक है। एसएलआर का मतलब होता है दोस्तों कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे आज की रेट चल रही है 18% एसएलआर की, ठीक है। तो 100 करोड़ में से 18% जो है वो बैंक को एक ऐसे लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ेगा जिसको वो आसानी से बेचकर जो है अचानक पैसे ला सके। अब लिक्विड एसेट्स कौन से हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड को आप मार्केट में लेके जाओ, बेच के आराम से आप पैसे लेके आ सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, जो हाथों हाथ बिक जाता है, हाथ हाथ पैसा आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कुछ टूल्स बनाए ताकि जो है बैंकों के पास में रिजर्व पैसा रहे और बैंक जो है बैंक रन से बच सके, बैंक दिवालिया होने से बच सके, ठीक है। तो अब दोस्तों होता क्या है कि अब सवाल ये उठता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इन्फ्लेशन को इन सीआरआर और एसएलआर की मदद से कंट्रोल कैसे करता है, ठीक है। तो दोस्तों जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन का मतलब है कि मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, डिमांड ज्यादा लोगों की, ठीक है। तो आरबीआई को मार्केट से पैसा खींचना है, ठीक है, मार्केट से पैसा सक करना है। तो वो क्या करेगा, वो सीआरआर और एसएलआर की रेट्स बढ़ा देगा, ठीक है। अब सीआरआर और एसएलआर की रेट जब बढ़ाएगा तो बैंक आरबीआई के पास में मैक्सिमम पैसा आएगा, ठीक है, और बैंकों के पास में पहले की तुलना में कम पैसा रह जाएगा, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा कि उसके पहले की जो लोन रेट है, जो लोन वो 12% में दे रहा था, अब वही लोन जो है वो 17 से 18% में देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास में लोन में घुमाने के लिए पैसा कम रहा है, ठीक है। तो वही लोन जो 12% में बिक रहे हैं वो वही लोन जो 18% में बिकेंगे, तब जो है लोग जो है लोन में पैसा क्यों उठाएंगे। अगर किसी को होम लोन लेना है, किसी को कार लोन लेना है, किसी को बाइक लोन लेना है, तो वो लोग लोन नहीं लेंगे, वो उस लैंडिंग रेट्स के कम होने का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर लोगों के पास में अगर पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, लोगों के पास में मनी सप्लाई कम रहेगी, और मनी सप्लाई दोस्तों अगर लोगों के पास में कम रहेगी तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, और मार्केट में अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन जो है डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके ओपोजिट जब डिफ्लेशन की सिचुएशन बनती है या मंदी की जब सिचुएशन बनती है, तब जो है आरबीआई क्या करता है कि सीआरआर और एसएलआर की रेट जो है कम करता है। क्यों, क्योंकि उसको मार्केट में मनी को इंजेक्ट करना है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना है, तो मैक्सिमम पैसा जो है बैंकों के पास सप्लाई करेगा, ठीक है। तो बैंक क्या करे, बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो वो क्या करेगा कि जो 12% जो लैंडिंग रेट चल रही थी उसको घटा के 8% कर देगा, जिससे क्या होगा, लोग मैक्सिमम जो है लोन में पैसा लेंगे। किसी को होम लोन लेना है, किसी को कार लोन लेना है, किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो मैक्सिमम लोग जो है लोन लेंगे, और लोग लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा, मनी सर्कुलेशन होगा, ठीक है। और जब मार्केट में मनी सर्कुलेशन होगा तो मार्केट में तेजी आएगी। जो जब सिचुएशन डिफ्लेशन की सिचुएशन बनेगी या जब मार्केट में तेजी आएगी, तब क्या होगा दोस्तों कि जो डिफ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी और मार्केट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर्स थे जिसकी वजह से जो है आरबीआई जो है सीआरआर और एसएलआर की मदद से जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को मैनेज करता है और मार्केट को जो स्टेबल रखता है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ टूल्स हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया। ये दोस्तों ये सारी चीजें क्या हैं जो आने वाले लेक्चर्स में अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।